हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ 2020 के क्लास 52 करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। वन इज लेवल एज एसेटिसन एंड अदर इज लेवल एज रीजन। एक एसेटिशन है और एक उसका कारण है, रीजन है। फर्स्ट देखते हैं, अ सोसाइटी ग्रांट्स कॉमनैलिटी थ्रू इट्स लैंग्वेज, कस्टम, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। मतलब एक जो समाज है, सोसाइटी है, वो कॉमनैलिटी कैसे रखती है, मतलब एक कॉमनैलिटी कैसे एस्टेब्लिश करती है थ्रू इट्स लैंग्वेज, कस्टम्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। मतलब सोचिए हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो ये हम एक कैसे हुए। हमारा लैंग्वेज हमें एक करता है, हमारा कस्टम्स हमें एक करता है, हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो जियोग्राफी है, वो हम सबको एक करती है। ओके, सो दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, ए सोसाइटीज़ यूनिटी थ्रू कॉमनैलिटी इज़ फैसिलिटेटेड बाय इट्स कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कल्चर। मतलब ये जो कॉमनैलिटी है समाज की, वो कैसे इम्प्लीमेंटेड होती है, फैसिलिटेटेड होती है कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा एंड उसके कल्चर के द्वारा। मतलब हम जब कि कम्युनिकेट करते हैं अपने समाज के लोगों के साथ, सेम कल्चर को मान के चलते हैं, तब ही ये सोसाइटी यूनिटी रहती है, सोसाइटी में यूनिटी एस्टेब्लिश्ड होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ये रीज़न है? फर्स्ट ने कहा है कि एक समाज है जो कॉमनैलिटी को एस्टेब्लिश करती है थ्रू इट्स लैंग्वेज, कस्टम्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। बिकॉज क्योंकि एक समाज है जो कॉमनैलिटी को फैसिलिटेट करता है उसके कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कल्चर के द्वारा। तो ये ठीक है। तो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन एज, मतलब एक सीरीज दी गई है, 60 है, 30 है, 20 है, 15 है। नेक्स्ट क्या टर्म होगी इसका? ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए 60/1 हम करेंगे तो 60 हुआ। 30 कैसे आई है? 60/2 = 30। 20 कैसे आई है? 60/3। नेक्स्ट 60/4 करके हमने 15 पाया। 60/5 करके हमको कितना मिला? 12 मिला। और 60/6 करके हमको कितना मिला? 6 मिला। मतलब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं एक एक करके नंबर बढ़ाकर। तो हम इधर पर कितना 15 तक आए थे और उसके बाद क्या है 12 एंड 10। सो द राइट आंसर इज 4, 12 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सीरीज टाइप का एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है इफ 5, 4, 7, 2 = 9 है, तो इसको कैसे लाएंगे? उसके बाद कहा गया है 6, 3, 4, 2 = 6, 7, 5, 8, 4 = 6 एंड 9, 2, 3, 7 = P। तो P का कितना मान है, इसको हमको बाहर करना है। देखते हैं। तो अगर हम सबको प्लस कर लें, 5 + 4 + 7 + 2 कितना हुआ? 18 हुआ, 18। और 18 को हम कैसे करेंगे? 1 + 8 = 9, तो 9 आया। वैसे ही 6, 3, 4, 2 को करेंगे, 6 + 3 + 4 + 2 ओके = कितना हुआ? 15 हुआ। 15 को कैसे करेंगे? 1 + 5 = 6 आया। नेक्स्ट देखते हैं 7, 5, 8, 4 को 7 + 5 + 8 + 4 = 24। अब कैसे करेंगे? 2 + 4 = 6। नेक्स्ट है 9, 2, 3, 7, 9 + 2 + 3 + 7 = 21 हुआ। अब 21 को कैसे करेंगे? 2 + 1 = 3। सो द राइट आंसर इज 3, मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन एमिटेड पर यूनिट ऑफ एनर्जी आउटपुट फ्रॉम द कंबस्टर। मतलब यहाँ पर कुछ फ्यूल की बात कही गई है, जिस फ्यूल जितना ज़्यादा कार्बन एमिट करता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कम से ज़्यादा। ओके, ये कम से ज़्यादा के ऑर्डर में आपको सजाना पड़ेगा।
ओके मतलब कौन सबसे कम देता है और कौन सबसे ज़्यादा, या ऐसा वाला। अरेंज द फॉलोइंग फ्यूल्स, मतलब फ्यूल को सजाना होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कार्बन एमिटेड पर यूनिट, मतलब पर यूनिट में वो कितने ज़्यादा कार्बन एमिट करते हैं इसके हिसाब से आपको सजाना पड़ेगा। ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। so, इसका राइट आंसर होगा 3, मतलब सबसे कम करता है कोल, लिग्नाइट वाला, उसके बाद होगा गैसोलीन विदाउट इथेनॉल, नेक्स्ट है प्रोपेन और लास्ट में है नेचुरल गैस। सो ये है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये है एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं, कौन सा कम्युनिकेशन के साथ जाती है। करेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है फिल्टरिंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन में हम फिल्टर करते हैं, मतलब जो आते हैं हम सुन लेते हैं या फिल्टर कर लेते हैं, मतलब छाँक लेते हैं। छाँकनी जैसी होती है ना, जब जो चाय छाँकते हैं, वैसे ही छाँकने वाली एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या हम सब छाँक के लेते हैं, मैं जो बोल रही हूँ क्या आप वो सब नहीं सुन रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, आप सब सुन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है बैरियरलेस प्रोसेस। कम्युनिकेशन का बैरियरलेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपके घर में साउंड आए बहुत ज़्यादा या कोई बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो आपका कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये बैरियरलेस नहीं है, ये बैरियरफुल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब ये एक सचमुच लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम जब से जन्म लेते हैं तब से जब तक जीते हैं तब तक हम ये करते हैं कम्युनिकेट। अगर बच्चा जन्म लेने के बाद बोल नहीं सकता, लेकिन वो रो सकता है, वो हंस सकता है, वो कुछ नहीं मतलब हाथ पैर मतलब कुछ कर सकता है ना, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो समझाने की कोशिश कर रही है, ये कर रहा है, वो हमेशा ट्राई करते कि उसके बात को कोई समझे, रो कर हो, हंस कर हो, वैसा वाला। और ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब ये कोई कभी आज मैं बता रही हूँ नहीं बता रही हूँ, मतलब एवरीवन वांट टू एक्सप्रेस थ्रू आउट हिज लाइफ। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस भी है। नेक्स्ट इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस। कम्युनिकेट तो हम अकेले भी नहीं कर सकते हैं, तो इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस, मतलब हम सब लोग, बहुत सारे लोग मिलकर, एक या दो लोग, एक से ज़्यादा लोग की ज़रूरत है कम्युनिकेट करने में। सो द राइट आंसर इज C, D and E। सो द राइट ऑप्शन 3 है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इधर है द इनहेरेंट कॉज संयमवी ऑफ इंडियन फिलोसफी अक्रॉस बर्न्स टू विच ऑफ द कॉजेज गिवन बाय एरिस्टोटल। ये जो इनहेरेंट कॉज है, मतलब किससे बना हुआ है, इनहेरेंट, वो इनहेरेंट किसका कॉज जो है, मतलब किससे बना हुआ है, कौन सा चीज़ इसके अंदर है, इनहेरेंट कॉज के मतलब। हाँ, स्वयंभी मीन्स समथिंग इन हिंदुइज्म, मतलब इसका मतलब जो मटेरियल है, किससे द्वारा ये बनी हुई है, मतलब क्या क्या इसके अंदर है। इनहेरेंट किस, आपने खाना खाया और आपने पूछा इसके अंदर क्या है, दैट इज़ द इनहेरेंट कॉज, मतलब खाने के अंदर अपने कौन से मसाले दिए हुए हैं, सो दैट इज़ द इनहेरेंट कॉज। सो इसके साथ एरिस्टोटल के कौन से कॉज को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है मटेरियल कॉज, मतलब किससे चीज़ बनी हुई है। नेक्स्ट है फॉर्मल कॉज, मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो सोचिए एक फ़ोन है या टीवी है, कुछ भी है, वो इधर रखी हुई है, इट इज़ फॉर्मल, मतलब इधर रखी हुई है। नेक्स्ट है एफिशिएंट कॉज, मतलब कि कहाँ से ये आया है, एफिशिएंट कहाँ से ये आया है, मतलब कोई चीज़ इधर रखा हुआ है और हम पूछ रहे हैं कहाँ से आया है, कैसे बना हुआ है, कब कैसे इसका एग्जिस्टेंस है। और फाइनल कॉज, किस पर्पस के लिए है वो, ओके, किस पर्पस के लिए ये चीज़ है, सो दैट इज़ द फाइनल कॉज। सो इनहेरेंट कॉज मतलब मैंने क्या कहा था कि किससे बना हुआ है, सो द राइट आंसर इज मटेरियल कॉज के साथ ऐसे ही होता है। नेक्स्ट आते हैं मैचिंग, एक क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, एक मैचिंग है। फर्स्ट है लिस्ट 1 और दूसरा है लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ चीज़ें के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करें और दूसरी तरफ उसके डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट लिस्ट 1 में है रैम, उसके बाद है DVD रोम, उसके बाद है ALU, उसके बाद है CPU। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है?
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। और डीवीडी रोम है, उसके बाद है एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और नेक्स्ट है सीपीयू, ओके। इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ओके। रैम क्या करता, अब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, ओके। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, किसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं? ब्रेन कौन है? रैम है, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन या लैपटॉप या वो चलती है, सो दैट इज़ रैम। उसके बाद है परफॉर्म ऑल कंप्यूटेशंस एंड कंपैरिजन ऑपरेशन। ये जो कंप्यूटेशन ऑपरेशन ये कौन करता है? जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो करती है, हमारा सब कुछ हिसाब निकास वही करता है, ओके। तो वो क्या करता है? जो कंपैरिजन्स है कंप्यूटर सिस्टम्स की वो करता है। उसके बाद है कैन बी रिटन ओनली वंस, जो हम एक बार लिख सकते हैं, वो क्या है? रोम। रैंडम रोम को क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। सो रोम इसको हम क्या कहते हैं? रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसको हम रीड कर सकते हैं, मतलब इसको हम एक ही बार लिख सकते हैं, सो दैट इज़ रिटन वंस। और उसके बाद है सॉरी रैम को मैंने क्या कहा था? रैम नॉट इज ब्रेन, सीपीयू इज द ब्रेन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही तो ब्रेन है ना कंप्यूटर की। और रैम क्या करता है? होल्ड्स द प्रोग्राम करेंटली बीइंग रन ऑन द कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर में या फ़ोन में आपका जो ऐप्स चल रहा है उसको चलाने देता है, वो है रैम। तो रैम क्या है? होल्ड्स प्रोग्राम्स ऑफ करेंटली बीइंग रन ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स चल रही है उसको चलने देता है रैम। उसके बाद है डीवीडी रोम, जिसको हम रिटन वंस एक ही बार लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो क्या करता है? परफॉर्म कंप्यूटर में जो कंपैरिजन है हिसाब है वही करता है अरिथमेटिक लॉजिक। और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, उसके सिवाय कुछ नहीं है कंप्यूटर में, ओके। सो द राइट आंसर इज 3, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, मतलब ये जो एक्सक्लूडेड मिडिल को हम जहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं जिस लॉ पे, वहाँ पर क्या होता है? ए प्रोपोजिशन कुड बी ट्रू एंड फॉल्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक प्रोपोजिशन है, एक लाइन है, वो एक साथ सत्य भी और मिथ्या भी एक साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ए प्रोपोजिशन इज आइदर कैन बी ट्रू और फॉल्स, एक जो प्रोपोजिशन है वो आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। नेक्स्ट है अ प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ इट इज़ ट्रू, ये प्रोपोजिशन सत्य होगा ये अगर सच हुआ तो। नेक्स्ट है ए प्रोपोजिशन इज नाइदर ट्रू और फॉल्स, ए प्रोपोजिशन एक लाइन कभी भी सत्य या मिथ्या नहीं हो सकती, तो ये गलत है। तो कैसा कौन सा एक लाइन के बारे में सोचिए, एक प्रोपोजिशन है वो अभी आइदर ट्रू हो सकता है या फॉल्स होता है। मैंने कहा द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, तो वो सच हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, ये ऐसा कोई नहीं है वो एक साथ सच है फॉल्स नहीं हो सकती, वो आइदर ट्रू होगी और फॉल्स होगी। तो करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एन इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन डिजायर्स ऑफ गेटिंग द स्टेटस ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैज़ फुलफिल्ड द फॉलोइंग क्राइटेरिया, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है, एक प्रतिष्ठान है, शिक्षा प्रतिष्ठान हायर एजुकेशन के, वो चाहती है उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाए, तो उसके लिए उसको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना। फर्स्ट है द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स ओल्ड, उस इंस्टीट्यूशन को एटलीस्ट 10 साल के लिए वो इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश रहना होगा, तो ये पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ नैक CGPA एटलीस्ट 3.26, इसको नैक का CGPA में एटलीस्ट इसको 3.26 रैंक मिलना होगा, तो ये गलत है। उसके बाद है इट फिगर्ड ऑन टॉप 100 रैंक्स ऑफ NIRF इन ओवरऑल कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज, ये जो NIRF का जो रैंकिंग आता है उसके अंदर उसको 100 में आना ही होगा, तभी उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलेगा, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टीचर स्टूडेंट रेशियो इन द इंस्टीट्यूशन इज एटलीस्ट 1:20, जो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है इंस्टीट्यूशन में उसको 1:20 होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टीचर्स फैकल्टी इज़ एटलीस्ट 50, ये जो नंबर्स ऑफ टीचर्स फैकल्टी है
इसको मिनिमम कितना होगा, 50 होना होगा, ये गलत है। आप अगर चाहे तो मैं बता दे सकती हूँ कि कितना होना चाहिए। ये पूरा डिटेल्स मैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी के लिए क्राइटेरिया के ऊपर एक मैं वीडियो कर दूँगी, आप चाहे तो। सो ये करेक्ट आंसर है BCD। ओके, सॉरी, BCD मतलब द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी at least for 10 years. Okay, so the right answer is ये 2 नहीं, ये 1 होगा। ओके, सो ये वाला आंसर करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास इज एक्सेप्टेड इन वशिष्ठ का फिलोसफी। ये जो वशिष्ठ का फिलोसफी है, वहाँ पर कौन से प्रमाण को एक्सेप्टेड किया गया है, ये भी आपको जानने वाला क्वेश्चन है। तो वहाँ पर सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान को, मतलब A एंड B को माना गया है। प्रत्यक्ष में हम क्या करते हैं, सामने जो चीज़ है हम उसे देखते हैं। अनुमान में क्या करते हैं, अनुमान करते हैं, किसी भी चीज़ का देखकर उसका अनुमान लगाते हैं। उपमान में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। शब्द में क्या करते हैं, शब्द में हम जो करते हैं, जो कोई ट्रस्टवर्थी पर्सन है, जो कोई शब्द बोलने वाला पर्सन है, जो सच कहता है, उसके बातों का हम क्या करते हैं, मानते हैं। ओके, और नेक्स्ट है अर्थपति, मतलब वो उसके बारे में डीपली रूटेड जो सोचना, मतलब जो अर्थपत्ति है, मतलब इम्प्लीकेशन, इनडायरेक्टली रिलेटेड करना। ओके, तो ये जो वशिष्ठ का फिलोसफी है, इसने प्रत्यक्ष और अनुमाना को एक्सेप्ट किया है। सो राइट आंसर इज 1। लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।